हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी बड़ी ज़ोरदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूट्यूब पे अपनी परीक्षा वाणी की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसकी 4 क्लासें समाप्त हो चुकी है। यानी कि जो परीक्षा वाणी के प्रत्येक अध्याय है, प्रत्येक अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक एनालाइज करके एक एमसीक्यू बेस्ड वीडियो बन रही है, जो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो कि है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था हम आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी घटनाएं थी, जो भी क्या ऐसी घटनाएं रही कि जिन घटनाओं के माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो संवैधानिक व्यवस्थाएं क्यों बनी। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने देश की तो हमारा जो माइंड सीधा जाता है संविधान पे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी के माध्यम से ही हम क्या पढ़ते हैं, अपने देश का संविधान। तो उस संवैधानिक इतिहास के जो बैकग्राउंड है, जो भी व्यवस्थाएं थी, कौन कौन सी ऐसी मुख्य घटनाएं थी जिन घटनाओं के माध्यम से क्या हुआ, हमें संविधान बनाना पड़ा। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। उस संविधान को किसने सर्वोच्च बनाया, क्यों वह संविधान सर्वोच्च बना, उसके जो संवैधानिक इतिहास है उसको आज हम इस पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आपका संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास। अगर बात करें संवैधानिक इतिहास की तो यह संवैधानिक इतिहास, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं यूरोप से भी मिलती जुलती है। इसकी जड़ें जो है यूरोप से मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि यूरोप में ही जिस प्रकार से महान राजनीतिज्ञ जो विचारक थे उनका जो वहाँ जन्म होता है, उन महान विचारकों ने अपनी विचारधारा रखी कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार के कानून होने चाहिए, किस प्रकार से किसी भी देश, राष्ट्र या राज्य के ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे शासन किया जाए, किस प्रकार की राजनीति की जाए, उसी को हम कहते हैं संवैधानिक इतिहास। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि संवैधानिक इतिहास की जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं यूरोप से भी रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि यूरोप में कई सारे ऐसे राजनीतिक जो विद्वान थे, जैसे कि प्लूटो हो गए, सुकरात हो गए, आपके अरस्तु हो गए, ऐसे महान जो राजनीतिक जो विचारक थे, इन विचारकों के विचारों से ही जो क्या है आगे चल करके जो भी राजनीतिज्ञ, जो आधुनिक राजनीतिज्ञविद थे, उन्होंने इनके विचारों को सही एनालाइज करके इन व्यवस्थाओं को बनाया है। दोस्तों, बात की जाए अगर भारत के संवैधानिक इतिहास की तो यह संवैधानिक इतिहास कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी, जो अंग्रेजों का शासन था, उस शासन से भी रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है ब्रिटेन में, कब 1600 ईस्वी के लगभग, जब कंपनी की जो स्थापना हो जाती है ब्रिटेन में, तो उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही क्या हो जाती है, भारत में संवैधानिक इतिहास की जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है। इससे पहले अगर बात की जाए तो पूर्व में ही मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, या जिनका नाम था कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा एक ही बुक लिखी जाती है, अर्थशास्त्र। यह इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा लिखा जाता है। जो राजनीति, यह अर्थशास्त्र क्या है, राजनीति पर बेस एक पुस्तक है, जिसमें बहुत से विचार इन्हें अपने दिए हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है, किस प्रकार से शासन किया जाता है, किस हिसाब से राजनीति की जाती है। ठीक उसी के इर्द गिर्द ही भारत की जो संवैधानिक इतिहास है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। दोस्तों, जैसे ही 1600 ईस्वी के लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है, उसी के साथ साथ क्या हो जाती है, भारत में संवैधानिक इतिहास
का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, संवैधानिक इतिहास का प्रारंभ माना जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध। जैसे ही दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 1760 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही क्या जो केंद्र की सत्ता थी भारत में, कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं था जो केंद्र की सत्ता को संभाल पाया। यानी कि केंद्र की जो सत्ता थी वह कमजोर होती गई, जिस कारण से इसका फायदा कौन, अंग्रेज लोग उठाते हैं और जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करके कहीं कहीं अपने आप विजित किया, किसी को सहायता दे करके विजित किया और अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ाने शुरू कर देते हैं। कौन, अंग्रेज लोग। इसी के माध्यम से अंग्रेजों ने जो पहले अंग्रेज जी कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पहले भारत आती है व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन अब इनका उद्देश्य व्यापार तक ही सीमित नहीं था, अब इनका उद्देश्य था भारत में राजनीति करना। इनकी जो सोच थी वो व्यापारिक न होकर के अब क्या, राजनीतिक हो गई थी। तो इन्होंने जो अपना पहला अड्डा, राजनीति का जो अड्डा बनाया, वो बनाया दोस्तों बंगाल को। बंगाल को इन्होंने पहला अपना राजनीतिक का अड्डा बनाया और बंगाल में जो शासन किया करते थे उन्हें तत्कालीन कहा जाता था नवाब। बंगाल में जो शासक था उसे कहा जाता था नवाब। और 1757 में बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला। सिराज उद दौला के समय अंग्रेजों ने सिराज उद दौला को इतना परेशान कर रखा था कि वह उस बंगाल पे बार बार आक्रमण कर रहे थे, जिस कारण एक समय काल आता है जो जिसे कहते हैं हम 1757 में प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध। अब इस प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, वो तत्कालीन जो वहाँ के गवर्नर होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना बंगाल पर अपना आक्रमण कर देती है और जो तत्कालीन बंगाल के नवाब होते हैं सिराज उद दौला, उसको उस पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला हार जाते हैं और बंगाल के नवाब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला वर्सेस अंग्रेज सेना। सिराज उद दौला को जो दरबारी होते हैं मीर जाफर, वह सिराज उद दौला को विश्वासघात करके उसको हरा देते हैं और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हिस्ट्री का पोर्शन पॉलिटी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने जो संवैधानिक इतिहास है उसका बैकग्राउंड तैयार करना है। इसमें जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो हो जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध। क्यों, इसी प्लासी के युद्ध से जो अंग्रेजों की राजनीतिक पकड़ थी, भारत में जो राजनीतिक पकड़ थी, वो उसका पहला कदम माना जाता है प्लासी का युद्ध। ठीक इसी के बाद होता है अंग्रेज अपना जो साम्राज्यवाद का जो सिद्धांत था उसे फैलाते जाते हैं और भारत में अपनी राज्य सीमा को बढ़ाते जाते हैं। ठीक इसके 1757 के बाद आता है 1764 में होता है बक्सर, बिहार बक्सर नामक स्थान पे होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध। अब इस बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में तो बंगाल के नवाब की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और बंगाल के नवाब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंग्रेज क्या है, अब जो बंगाल के आसपास के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को भी विजित करना चाहते थे और अपने क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। लेकिन तभी होता है कि अवध के नवाब होते हैं शुजा उद दौला और मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब शुजा उद दौला, मुगल बादशाह तत्कालीन होते हैं शाह आलम द्वितीय और
बंगाल के नवाब बनते हैं मीर कासिम। मीर कासिम यह तीनों क्या करते हैं, एकजुट होकर के एक संधि बनाते हैं और संधि में यह निर्णय लेते हैं कि हम तीनों राज्य एक शाही सेना बना करके अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करेंगे, युद्ध करेंगे और इन अंग्रेजों को यहाँ से हरा करके बाहर भगाएंगे। यानी कि बंगाल, अवध और मुगल बादशाह तीनों एक शाही सेना का निर्माण करते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में उतार देते हैं। लेकिन अंग्रेजों का जो इस समय नेतृत्व कर रहे होते हैं वो होते हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज इन तीनों से शाही सेना पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और बड़े अफसोस की बात है ये होती है कि अंग्रेजों की इस छोटी सी सेना की टुकड़ी से जो शाही सेना होती है वो क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। इसमें बक्सर के युद्ध में जो युद्ध होता है वो होता है बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अंग्रेज सेना इस शाही सेना को पराजित कर देती है, जिससे अंग्रेजों का जो वर्चस्व था और जो राज्य क्षेत्र था वह ज़्यादा ही फैल जाता है। इसी 1764 के युद्ध के बाद होती है दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में जो मुगल बादशाह और अवध का जो नवाब होता है शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय, इनकी जो दीवानी राजस्व व्यवस्था थी वो अंग्रेज छीन लेते हैं और इन पर क्या कर देते हैं, अपना अधिकार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों की जो राजनीतिक सत्ता इस भारत में स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो था 1764 का बक्सर का युद्ध। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता व्यापारिक न रह करके राजनीतिक बनाने में किस युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, वो था 1764 का बक्सर का युद्ध। और इसी बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप होती है इलाहाबाद की संधि, जिस संधि में दोनों जो नवाब और बादशाह थे उनकी दीवानी व्यवस्थाएं छीनी जाती है। दोस्तों 1765 में जो गवर्नर बनता है वो बनता है रॉबर्ट क्लाइव। 1765 रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने सिराज-उद-दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित करके बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो 1765 में बंगाल का गवर्नर बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। यह रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ कर देता है। यानी कि बंगाल में द्वैत शासन शुरू कर देता है और यह द्वैत शासन चलता है आपके 1765 से 1772। बंगाल में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया और कब से कब तक रहा। यानी कि बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक रहा और रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। तो जैसे ही 1772 का समय आता है और बंगाल के जो गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग महोदय 1772 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं और जो 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था उसे समाप्त करते हैं 1772 में। कौन?
वारेन हेस्टिंग महोदय 1772 में जो बंगाल में द्वैत शासन था उसे समाप्त करते हैं। दोस्तों, इसी के तुरंत बाद साल 1773 में अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारत तथा भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए पहली बार एक लिखित कानून लाया जाता है, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, हमारी जो संवैधानिक इतिहास की जर्नी है वह यहीं से शुरू होती है। कहाँ से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 2 भागों में। अभी तक जो संवैधानिक इतिहास का जो हम बैकग्राउंड थी, जो इसकी पृष्ठभूमि थी, वह हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिन घटनाओं के माध्यम से भारत में जो अंग्रेजों की व्यापारिक सोच थी वह व्यापारिक सोच न रह करके अब क्या थी, राजनीतिक सोच बदल गई थी कि क्या है, अब भारत में व्यापार न करके अब क्या करेंगे, राजनीति करेंगे। दोस्तों, संवैधानिक इतिहास को हम पढ़ते हैं 2 भागों में। पहला भाग है 1773 से 1858 तक, और दूसरे भाग में पढ़ते हैं दोस्तों 1858 से 1947 तक। यानी कि अभी जो हम 1773 तक पहुंचे हैं, यानी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यहीं से हमारी संवैधानिक इतिहास की जो जर्नी है वह शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने संवैधानिक इतिहास की यह जर्नी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए भारतीयों के लिए एक लिखित कानून बनाया गया था, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब भारत को एक नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है दोस्तों कि अभी तक क्या थी, जो केंद्र की सत्ता थी, वो जो राजनीतिक अड्डा था वो था क्या, जो अंग्रेजों का राजनीतिक अड्डा था वो था बंगाल। और बंगाल में जो गवर्नर थे वो इस टाइम बने थे 1772 में वारेन हेस्टिंग। और अंग्रेजों की जो भारत में हुआ करती थी वो हुआ करती थी 3 प्रेसिडेंसियाँ। पहली प्रेसिडेंसी हुआ करती थी बॉम्बे, दूसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास, तीसरी थी बंगाल। और इन्हीं प्रेसिडेंसियों में बंगाल का गवर्नर अलग होता था, मद्रास का गवर्नर अलग होता था और बॉम्बे का गवर्नर अलग होता था। यानी कि कुछ इस डायग्राम के माध्यम से आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि सॉरी, यहाँ पे बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बंगाल की प्रेसिडेंसी थी। तो दोस्तों, बॉम्बे का गवर्नर अलग होता था, मद्रास का गवर्नर अलग होता था और बंगाल का गवर्नर अलग होता था। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो बॉम्बे के गवर्नर थे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को किसे बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर होगा इस गवर्नर के अधीन ही मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर कार्य करेंगे। सबसे पहली बात यह थी कि बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, थोड़ा ज़्यादा पावर दी गई, जिसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं वो कार्य करेंगी। पहली बात ये थी। दूसरी बात हो जाती है दोस्तों कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर का पद उच्चीकृत करके अब वह पद बंगाल का गवर्नर न रह करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी सी बात समझ में आ गई हो। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और चीज़ें क्या की गई, और चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है दोस्तों कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, जो कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय खोलने की बात की गई। यानी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय खोलने की बात। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक न्यायालय खोलने की बात करते हैं, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह जो न्यायालय है 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। यानी इसी 1773 के एक्ट के तहत प्रस्ताव तो 1773 में आता है, लेकिन इस उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो होती है 1774 में। और इस उच्च न्यायालय में जो जजों की बेंच होती थी वो होती थी दोस्तों 1+3, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इस उच्च न्यायालय में बैठ सकते थे। और इस कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय था, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके सर लॉर्ड एलिजा इम्पे। सर लॉर्ड एलिजा इम्पे को इस कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको यह क्लास समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या बात थी, एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस कंपनी को अगले 20 वर्षों तक व्यापार करने की छूट दी गई। यानी कि ब्रिटिश जो सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप भारत में अगले 20 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, और स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। यह था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत जो मुख्य बातें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थी कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। दूसरी बात यह थी कि बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय खुलता है, जिसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर लॉर्ड इम्पे। ठीक है दोस्तों, इसके संदर्भ में जो और अन्य क्वेश्चन बनते हैं वह बनते हैं कि बंगाल के गवर्नर कौन थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आइए वह क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहले का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे,
जैसे मैंने आपको बताया था कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के जो प्रथम गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वैत शासन को समाप्त कौन करता है? वारेन हेस्टिंग। कब? 1772 में। तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर होंगे वो होंगे वारेन हेस्टिंग। क्यों? क्योंकि 1772 के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अभी सीधी बात यह है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वो होंगे आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। दोस्तों ये थी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। सॉरी। दोस्तों इसी के माध्यम से आगे आगे जो कंपनी को 20 वर्षों के लिए क्या दिया जाता है? स्वतंत्र व्यापार करने की छूट दी जाती है। इसी के माध्यम से आता है एक एक्ट दूसरा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। यानी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या बातें ऐसी थी जो इस एक्ट के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है? क्या ऐसी घटनाएं थी जो यह एक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है? दोस्तों यह जो एक्ट है, इस एक्ट का नाम जो तत्कालीन 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटेन में, विलियम पिट्स। यानी विलियम पिट्स जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, इनके नाम पर ही यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पर है? विलियम पिट, जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों जो बात करते हैं कि इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी। इस 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसके तहत क्या है, जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। यानी 2 नए विभागों का की स्थापना की जाती है, जिसमें कि एक विभाग होता है जो कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगा, दूसरा विभाग होता है जो कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखता था। यानी अब जो कार्य होगा, जो कंपनी के व्यापारिक कार्य देखेगा वो अलग होगा, और जो कंपनी के राजनीतिक कार्य होगा वो मामले देखेगा वो अलग होगा। अब ऐसा नहीं है कि सब मर्ज है। तो इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक हो जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा जो संस्था बनती है वो बनती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक संस्था होगी वो कंपनी के राजनीतिक मामले देखेगी, दूसरी संस्था होगी जो कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगी। दोस्तों जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वह देखती है कंपनी के व्यापारिक मामले, कंपनी के व्यापारिक मामले, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती है वो देखती है कंपनी के राजनीतिक मामले। यानी कि इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को अलग अलग पृथक कर दिया गया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हो जाते हैं कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, जो कंपनी के व्यापारिक और कंपनी के राजनीतिक मामले देखते हैं। लेकिन इसके बाद जो आता है वो आता है, अगर आपको
याद है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए स्वतंत्र व्यापार करने की छूट दी गई थी। तो 1773 के 20 बाद जो 20 वर्ष आते हैं, 1773 के बाद होता है 1793 में एक एक्ट आता है जिसे कहा जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट सॉरी। अब ये चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर शब्द का क्यों इस 1773 के कानून के लिए चार्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चार्टर शब्द का जो प्रयोग है वह दोस्तों उस शब्द के लिए किया जाता है कि ऐसे कानून जो बने तो ब्रिटेन में थे, ऐसे कानून जो बने ब्रिटेन की संसद में थे और लागू कहाँ, लागू भारत में हुए थे, उन्हें शब्द दिया गया चार्टर। इन्हीं चार्टर जो शब्द के अंतर्गत वो आते हैं आपके 1793, 1813, 1833 और 1853। इन जो कानून या अधिनियमों को शब्द दिया जाता है वो दिया जाता है चार्टर शब्द से, इन्हें संबोधित किया जाता है। और बात करते हैं 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अंतर्गत क्या ऐसी खास बातें थी। तो इसके अंतर्गत ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन इसके अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कंपनी के राजनीतिक मामले देखता था, उसके जो सदस्यों की जो वेतन थी वो भारतीय राजस्व से दी जाएगी। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वेतन भारतीय राजस्व से दी जाएगी। इसके 1793 के चार्टर एक्ट से केवल महत्वपूर्ण बात यही है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, जो कंपनी के राजनीतिक मामले देखते हैं, उनकी जो वेतन होगी वो भारतीय राजस्व से दी जाएगी। दूसरी बात इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि ठीक इसी 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भी क्या किया जाता है, कंपनी को और 20 वर्षों के लिए भारत में जो व्यापारिक स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट भी दी जाती है। यानी कि इसमें भी अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक छूट दी जाती है कि आप अगले 20 वर्षों तक इस भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे कंपनी अपनी व्यापारिक सोच को बदल देती है और भारत में अपनी सोच को राजनीतिक बना ली थी, लेकिन वैसे 1793 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी में जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों में आपस में फूट पड़ जाती है। फूट इस हिसाब से पड़ जाती है कि कई सारे ऐसे कर्मचारी थे जो भ्रष्टाचार करने लग गए थे, और इस भ्रष्टाचार की भनक ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको लग जाती है। इसी संदर्भ में 1793 के चार्टर एक्ट के बाद 1813 में आ जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। अब इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी में कुछ कर्मचारी थे जो भारतीय लोगों से क्या कर रहे थे, उनको डरा धमका करके उनसे रिश्वत मांग रहे थे, उनसे हफ्ता वसूली कर रहे थे, जो कि भनक लग जाती है ब्रिटेन की महारानी को। ब्रिटेन की महारानी 1813 के इस चार्टर एक्ट के तहत क्या करती है कि कंपनी का जो एकाधिकार था वह समाप्त कर देती थी, केवल चीन और चाय के साथ को छोड़ करके। यानी ब्रिटेन की जो महारानी कंपनी को कहती है कि आप केवल चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं और चाय का व्यापार कर सकते हैं, बाकी जितने भी व्यापार थे उन पर कंपनी को जो एकाधिकार था उनको समाप्त कर देती है। इसका जो पहली महत्वपूर्ण बात है कि चीन व
चाय को छोड़कर, चीन और चाय को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया जाता है। यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है किसी भी एग्जाम में, पिछले कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया जाता है। वह चार्टर एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। और इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इस 1813 में जो ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक होते हैं, ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक क्या होते हैं, भारत में इनका आगमन हो जाता है और यह अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारकों का भारत आगमन। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी भारत आते हैं और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं भारत में। ठीक है, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत है। दोस्तों, इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बात हो जाती है दोस्तों कि जो भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, यानी जिन क्षेत्रों में अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे, उन क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा विज्ञान साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य यह किया गया है कि इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। यहाँ की जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि शिक्षा साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात। इस 1813 के चार्टर एक्ट में जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जो भारतीयों के फेवरेबल में जो बात, भारतीयों के अनुकूल जो बात होती है वो होती है कि ब्रिटिश जो क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों में अंग्रेज शासन कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में जो अंग्रेज होंगे जो शिक्षा साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की उन्होंने बात की थी। यह थी 1813 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इसी 1813 के जैसे कि परंपरा चलती आ रही है कि प्रत्येक 20 वर्षों के लिए कंपनी को स्वतंत्र एकाधिकार करने का, स्वतंत्र व्यापार करने की छूट दी जाती है। इस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भी क्या की जाती है कि कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक छूट दी जाती है। दोस्तों, जैसे ही 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त किया जाता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाता है। इसलिए पूर्णतः जो समाप्त किया जाता है, जो कंपनी का एकाधिकार था व्यापार करने में, उसे पूर्णतः समाप्त किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब जो 1813 में चीन और चाय को छोड़ करके हुआ था, इस 1833 में चीन और चाय को भी समाप्त किया जाता है और कंपनी का जो एकाधिकार था वह पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, जो किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यानी कि 1833 चार्टर एक्ट, इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त
दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय को छोड़ करके एकाधिकार समाप्त किया जाता है, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त किया जाता है। अब चीन और चाय के साथ भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। इसकी महत्वपूर्ण बात यही है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया जाता है, पूर्णतः समाप्त किया जाता है। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। दोस्तों इसकी जो अगली महत्वपूर्ण बातें हैं वो हो जाती है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का अभी तक क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किस हिसाब से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्यवाद की जो नीति थी वह बढ़ाते गए और 1833 आते आते जो बंगाल का गवर्नर था, अब वो बंगाल का गवर्नर न रह करके अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसकी जो अगली बात है वो है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अगर आपको याद है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब 1833 में उस पद को भी और उच्चीकृत करके अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। अब जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होंगे वो होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी इसी को बनाया जाता है। यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी इसी को बना दिया जाता है। किसे? जिस प्रकार से बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है, क्योंकि वह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, उन्हीं को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उस हिसाब से इसी विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है। और इस 1833 के जो चार्टर एक्ट की जो महत्वपूर्ण बात है वह है दोस्तों कि इस एक्ट के तहत क्या किया गया, एक विधि आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई। यानी एक विधि मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत विधि मंत्रालय में एक विधि अध्यक्ष होता था जो विधि या कानून का निर्माण करता था। दोस्तों पॉलिटी की भाषा में विधि का अर्थ ही कानून होता है। इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक विधि मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत एक विधि अध्यक्ष होता था जो कानून का निर्माण करता था। इस विधि आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों लॉर्ड मैकाले। कौन थे जो प्रथम अध्यक्ष थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को ही इस विधि मंत्रालय का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अपने आगे तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्लास मेरी समझ में आ रही होगी। दोस्तों इस 1833 में जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल
बना दिया गया। इसके अगले 20 वर्षों बाद, जैसा कि अभी तक हो रहा है कि अगले 20 वर्षों बाद एक दूसरा एक्ट आएगा, तब तक आप भारत में व्यापार करते रहें। इसके अगले 20 वर्षों बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट को कहा जाता है दोस्तों, चार्टर एक्ट की जो श्रृंखला थी उसे अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है। बस यही इस 1853 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसी चार्टर एक्ट के बाद क्या होता है कि भारत में जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन थे वो अपना विकराल रूप लेना शुरू कर देते हैं। कब? 1850-1853 के बाद। क्यों? इसका महत्वपूर्ण मूल कारण था, जिसकी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी आपकी 1857 की क्रांति। क्या होता है कि अंग्रेजों से भारतीय जो लोग थे वह बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिस कारण से प्रत्येक जगह क्या स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन थे वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1857 की क्रांति। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति में बहुत सारे ऐसे वीर थे, बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं थी जिनकी मृत्यु इस 1857 की क्रांति में हो जाती है। कई लोग इस 1857 की क्रांति को सफल मानते हैं, कई असफल मानते हैं, लेकिन इस जो 1857 की क्रांति का जो इफेक्ट पड़ता है वो अंग्रेजों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। लेकिन इसी संदर्भ में जो अगला जो चार्टर एक्ट आना था वो आना था आपका 1873 में, यानी 1853 के बाद जो अगला चार्टर एक्ट आना था अगले 20 वर्षों बाद वो आना था 1873 में। लेकिन वह चार्टर एक्ट 1873 में ना करके 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम। यानी अब क्या है, भारत में अंग्रेजों का जो कंपनी का जो शासन था वह समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटेन की महारानी द्वारा। क्योंकि अभी तक जो जितने भी हमने अधिनियम पढ़े उन शब्दों में चार्टर शब्द का उल्लेख था। ऐसे कानून जो ब्रिटेन में बने और लागू कहाँ? भारत में हुए थे। लेकिन इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम से यह क्लियर हो गया कि ऐसे कानून जो भारत में ही बनेंगे और भारत में ही लागू होंगे, जिसे कहा गया भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका एक नया पद सृजन किया गया, जिसे नाम दिया गया वायसराय। यानी कि अब जो भारत में शासन था, अभी तक कौन कर रही थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब भारत में शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहेगा, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से किसका? ब्रिटेन की महारानी का रहेगा, यानी ब्रिटेन की संसद का रहेगा, जिसे कहा जाता है दोस्तों ताज। ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है ताज। और इसी 1858 के बाद ताज का शासन शुरू हो जाता है। और इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या होता है, भारत में प्रत्यक्ष रूप से जो इंग्लैंड की महारानी था उसका शासन शुरू हो जाता है। क्या क्या बातें महत्वपूर्ण इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत है वो पढ़ेंगे हम दोस्तों आपके अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं आपको यह क्लास समझ आई हो। गैर करें तब तक के लिए धन्यवाद।